हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके महिला सुपरवाइजर की। हमारी महिला सुपरवाइजर का ये जो टेस्ट नंबर है वो आपका कौन सा है, 13वां फुल लेंथ टेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको दो टेस्ट पेपर है उनका सॉल्यूशन करवा दिया है यहीं आपके यूट्यूब चैनल पर। और आपके 10 टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, 10 टेस्ट वो हो गए। तो ये कौन सा है, 13वां है। इसमें आज हम है वो आपके पार्ट ए का यानी प्रथम खंड का जो प्रबंधकीय गुण है वहां से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और प्रबंधकीय गुण और प्लस आपके बी पार्ट बी को आज कंप्लीट करेंगे। यानी जो आपके टॉपिक है आपको ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की, आज स्टार्ट है उसी से करते हैं और आज पहले उसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास में आज हमें मार्च 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। हमने जनवरी का करंट अफेयर, फरवरी का करंट अफेयर और मई का करंट अफेयर यानी हमने इन 3 मंथ का करंट अफेयर है वो कवर कर लिया है। जिसकी क्लासेज और मैंने आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। आई होप आपने ये तीनों के तीनों मंथ है वो अच्छे से कवर कर लिए होंगे। इसमें हमने करंट अफेयर में आपके इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर है वो पूरा मैंने करवाया है। और राजस्थान करंट अफेयर अलग से मैंने अच्छे से इसके क्वेश्चन है वो आपको नोट करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये क्लासेस नहीं ली है तो एक बार इनकी पीडीएफ को जरूर रिवीजन कर लेना। अब हम बात करते हैं, आज है आपकी 10 जुलाई और आज आपके महिला सुपरवाइजर यानी जो कि आपके 13 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड है वो आज आ जाएंगे। तो आप अपनी एसएसओ आईडी पर है अपने एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, आप चेक कर लेना। तो ये तो सारी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब अपन चलते हैं अपने टेस्ट पर और अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हर रोज की तरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम करते हैं प्रबंधकीय गुण। आप सभी को पता है कि आपके पार्ट ए का एक है पॉइंट है या है टॉपिक है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसके प्रबंधकीय गुण के 20 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार की गतिशील प्रक्रिया न केवल बाहरी समाज में बल्कि मनुष्य के अंतर मन में भी निरंतर सक्रिय रहती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, परंपरागत संचार और एकाकी संचार। तो अगर इसकी हम बात करें कि मनुष्य के अंतर्मन में जो निरंतर सक्रिय रहती है आपके संचार की गतिशील प्रक्रिया उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपन और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार में निम्न में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक अवरोध है? अल्प भाषा ज्ञान, अर्थ की अस्पष्टता, पूर्व धारणा और तकनीकी ज्ञान का अभाव। तकनीकी ज्ञान का अभाव। अगर हम प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक अवरोध की बात करें तो मनोवैज्ञानिक अवरोध होता है पूर्व धारणा। क्या होता है? पूर्व धारणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अवरोध की बात नहीं करता तो हो सकता है कि इसमें अर्थ की अस्पष्टता और तकनीकी ज्ञान का अभाव इसमें हो सकता था, लेकिन इसने मनोवैज्ञानिक अवरोध की बात की है, बाधा की बात की है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे और अगला अपना जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुभव का दो या दो से अधिक लोगों के बीच पहुंचाया जाना कहलाता है। विचार कहलाता है, प्रक्रिया होती है, अनुभूति होती है या जन संचार होता है। तो जब व्यक्तिगत अनुभव को दो या दो से अधिक लोगों के बीच पहुंचाया जाता है तो उसे बोला जाता है जन संचार। क्या बोला जाता है? जन संचार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? आप जानते हो कि प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। वो पूछा है कि उसका एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार का ये संचार है। अंतर्वैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक है, सार्वजनिक है और इनमें से कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये क्या है? सार्वजनिक है। यानी आपको पता है कि आप
ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी कोई वैकेंसी निकलती है, उसकी प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, ठीक है, तो वो सबके लिए होती है ना, यानी सार्वजनिक होती है, ठीक है। अंतः व्यक्ति क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात की थी, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व तो एक कला है जिसे विकसित तो किया जा सकता है किंतु सिखाया नहीं जा सकता। नेतृत्व के संदर्भ में कौन सी प्रवृत्ति सही है? नेताओं की भूमिका में बदलाव आ रहा है, संगठन अधिक सोपानिक बन रहे हैं, समूह भावना में कार्य करने के परिणाम स्वरूप कर्मचारी अधिक सशक्त हो रहे हैं, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगर इसमें हम देखें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताओं की भूमिका में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आगे अपन बढ़ते हैं, आज की तारीख में दूरदर्शन संचार और सूचना का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। दूरदर्शन एक तरीका है संचार का, कौन सा तरीका है? कि बड़ी संख्या के संबोधन, माध्यमिकता का, दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। आज की तारीख में अगर दूरदर्शन की बात करें तो संचार और सूचना का एक इंपॉर्टेंट साधन बन गया है, और दूरदर्शन बड़ी संख्या के संबोधन और किसी चीज की माध्यमिकता का एक संचार बना है, यानी इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपन, अगला जो क्वेश्चन है कि सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह की, तो ये एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक समूह के सदस्य एक समूह के सदस्य पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, और उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि एक अगर समूह के सदस्य होंगे, वो पारस्परिक यानी आपस के जो चेतना संबंध होंगे उनको अभिव्यक्त भी करेंगे, समान मान्यता मूल्यों को भी अपनाएंगे, समान उद्देश्यों का भी अनुसरण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप के मेंबर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य का मूल उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास, समस्या समाधान, पुण्य समायोजन और उपचार। अगर हम समूह कार्य के मूल उद्देश्य की बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या समाधान। क्या है? समस्या समाधान। यानी कि अगर अपन ग्रुप में कार्य करते हैं तो हमारा अपना क्या मूल, अपना लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है कि समस्या का समाधान किया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि समूह कार्य है क्या है? कार्यक्रम, जनसंचार माध्यम, पारस्परिक प्रक्रिया है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की विधि है, और मनोरंजन का एक प्रकार है। तो हमें पता है कि समूह कार्य है वो सभी के साथ यानी लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की एक विधि है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, हॉटफोर्ड के अनुसार समूह कार्य के क्षेत्र हैं व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना, ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में बढ़ोतरी करना, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर समूह कार्य के क्षेत्र की बात करें तो इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, यानी व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास और सामाजिक समायोजन भी होता है, ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में भी बढ़ोतरी होती है, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास उनमें होता है क्योंकि वो एक ग्रुप में कार्य करते हैं। नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आगे आगे चलना, पहल करना, नया रास्ता निकालना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेतृत्व यानी आगे आगे चलकर, यानी जो अपना जो संगठन है, समूह है, उसमें आगे चलकर सभी को राह दिखाना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है कि नेतृत्व शब्द बोध कराता है किस चीज का? अनुकरणीयता का, पालन करने का, आदेश देने का, या आज्ञा पालन
का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरणीयता का। ठीक है, नेतृत्व शब्द है वो अनुकरणीयता का बोध कराता है। अगला जो क्वेश्चन है, नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है अनुगमन पर, अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पर और उपरोक्त में किसी पर भी नहीं। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, अनुयायियों की संख्या पर है वो नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति की समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? मार्टिन एम ब्रोमवेल ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, मेरी फालेट ने और साइमन ने। अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए, नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है। ये चीज मार्टिन एम ब्रोमवेल ने बोली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है? चेस्टर बर्नार्ड, मार्टिन एम ब्रोमवेल, मेरी पार्कर फॉलेट और टेरी। अगर राइट आंसर की बात करें तो ये आपका चेस्टर बर्नार्ड ने ये कथन है या स्टेटमेंट है वो बोला था। मैंने पहले आपको जब नेतृत्व करवाया था और इसमें मैंने आपको समूह कार्य वगैरह करवाए थे, सामुदायिक संगठन करवाए थे, तो उसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, उनकी परिभाषाएं और उनके स्टेटमेंट है मैंने अलग से लिखवाए थे। आपने वो थ्योरी वाली क्लास से ली होंगी, और अगर नहीं ली है तो उनकी जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है ना वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि चाहे कहीं से भी पढ़ा हो ये टॉपिक तो सारे आपके पढ़े हुए हैं। तो अगर आप पीडीएफ भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो अब क्लासें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बचा है सिर्फ 2 दिन बचे आपके पास। मान के चलो आज का है 11 और ये 12 का है, और 12 को तो आप अगर आपका एग्जाम काफी ज्यादा दूर है तो प्लीज आप 12 को ही चले जाना, क्योंकि टाइम से पहले आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर। घंटे पहले आपकी एंट्री बंद करवा दी जाएगी, तो टाइम से पहले चले जाना, वरना कि अपन भाग दौड़ में जाओगे, घंटे पहले पहुंचोगे, फिर वहां पर है वो आपको सेंटर में अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही किसी के साथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, बहस हो जाएगी, जिससे आपका माइंड है वो वैसे ही खराब हो जाएगा। बाई चांस आपको अंदर जाने भी दिया जाता है तो माइंड खराब होने से हो सकता है आपका पेपर सेटअप भी खराब हो जाए। तो अपन को रिस्क नहीं लेना है। और आपका अगर एग्जाम है वो ज्यादा दूर है तो आप पहले दिन यानी 12 को ही चले जाना। ठीक है, फिर आराम से है आप सुबह उठकर नाश्ता वगैरह कर कर, अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो खाना वगैरह अच्छे से खाकर अच्छे से आप 2 से 3 घंटे पहले है अपने एग्जाम सेंटर में चले जाना, और वहां अच्छे से पहले जाकर बैठना है, अच्छे से माइंड सेट करना है। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपके ई ऑप्शन यानी आपके एग्जाम में अब जो 5वां ऑप्शन दिया होता है उसको क्लिक नहीं करना, उसकी जगह आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है। हाँ, ये जरूर ध्यान करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आना है, गोला है वो ब्लैक करके आना है, वो नहीं छोड़ना। और 4 का मैं इसलिए बोल रही हूँ, ई इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान के चलो आपको एक भी क्वेश्चन में, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी भी ऑप्शन का पता नहीं है, लेकिन आपने तुक्के से ऑप्शन बी कर दिया और वो ही आपका तुक्के से सही हो गया, तो इसलिए बोल रही हूँ कि 4 ऑप्शन है वो ही आपको गोले उनके भरने हैं। ठीक है, जिससे आपके कुछ न कुछ है वो 2-4 क्वेश्चन तुक्के से भी सही हो जाए। तो ये चीजें आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है। और अब आपको ना कोई टेस्ट देना है ना कोई और, आपको बस आपकी जितनी आपने पढ़ा है सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करनी है। अब 2-3 कल शाम को मेरे को वहां पे टेलीग्राम पर मैसेज आए थे कि मैम हमें टेस्ट सीरीज लेनी है। नहीं, अब आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। अब आप अच्छे से 13 जुलाई के लिए है वो जितना जहां से भी पढ़ा है वो 13 जुलाई के लिए आपके लिए काफी है। आप बस उसी का 2 दिन में रिवीजन करिए। आपने जो टेस्ट सीरीज जहां कहीं से भी ले रखी है बस उसको है क्या है प्रिंट वगैरह हो गया आपके पास, प्रिंट नहीं है तो वैसे भी आपके फोन आप लैपटॉप जिसमें भी पढ़ रहे हो तो उनका एक बार रिवीजन कर लेना, लेकिन अलग से अभी कोई और टेस्ट सीरीज मत लेना। ठीक है, और हाँ अब आगे से अपना जैसे आपका महिला अधिकारिता वाला 176 पोस्ट वाला जो आपका एग्जाम होगा सितंबर में, उसके लिए आपके लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। जिसमें ये तो मैंने आपको जो 10 टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए थे, इसमें तो मैंने आपको सिर्फ पार्ट बी और आपके मैनेजमेंट गुण है
यही आपको प्रोवाइड करवाया था। लेकिन जो आपके 176 वाली होगी, इसके लिए हम है वो 5 से 10 दिन बाद है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। वो आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी और उसका फुल साथ में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की मांग यही आ रही है कि आप है वो हमें सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन है वो टेस्ट प्रोवाइड करवाइए। तो आपको सॉल्यूशन के साथ आपकी बार टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप है वो भी अब की बार है, क्योंकि अब की बार आपके पास है वो 176 पोस्ट वाली के लिए काफी टाइम पड़ा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस से कर पाओगे। इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर देख लिया कि ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे अपना जो अगला क्वेश्चन है कि विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जनता के कैसे प्रोत्साहित करे तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं, यानी उनको प्रोत्साहन है वो दे सकते हैं। तो ये बात है वो किसने कही है? टेरी, मेरी पार्कर फोलेट ने, साइमन ने और चेस्टे बर्नार्ड ने। तो आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरी पार्कर फोलेट ने ये बातें बोली है, इनका ये स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कि फालेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? 5, 3, 4 और 6। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार है वो बताए हैं। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। निम्न में से कौन फोलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है? व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व, कार्य जनित नेतृत्व और प्रतिभा जनित नेतृत्व। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की कि फालेट ने नेतृत्व के 3 टाइप बताए हैं। क्या बताए हैं? 3 टाइप बताए हैं। तो अगर इसमें बात करें कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो फालेट के 3 जो प्रकार बताए गए हैं वो व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व है। आपका कौन सा नहीं है? प्रतिभा जनित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं? ये 3 प्रकार फालेट ने बताए थे। अगर अपन 7 की बात करें, किम्बल यंग ने, लोरेंस ने, टेरी ने और मेरी पार्कर फॉलेट ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। किम्बल यंग ने है वो नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं, और मेरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं, जो हमने ऊपर देख लिए थे। ये हमने 20 क्वेश्चन आपके प्रबंधक के गुण के मैनेजमेंट के कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके पार्ट ए का टॉपिक है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपके 85वें क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर के, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन है वो पोषण व स्वास्थ्य के ज्ञान तथा योजनाओं से रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल के होंगे, जो कि आगे अपन करेंगे। सबसे पहले अपन इसके जो पार्ट बी का क्या पॉइंट है पोषण एवं स्वास्थ्य, उससे रिलेटेड 65 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? पूरक पोषण कार्यक्रम, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, पूरक पोषण है वो इसमें नहीं आता, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, भीम कायता का कारण होता है एड्रोजन की अधिकता, थायराइड ग्रंथि की अतिस्क्रियता, पीयूष ग्रंथि की क्षीणता और उपरोक्त सभी। अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमकायता जो कारण होता है वो पीयूष ग्रंथि की क्षीणता से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। वयस्क व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी स्पंदन दर होती है, कितनी होती है? 75 प्रति मिनट, 76 प्रति मिनट, 74 और 72। अगर राइट आंसर की बात करें, सभी को पता है कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। आगे बढ़े, अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है कि यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? लाइपेज का, पित्त का, ट्रिप्सिन का और इमाइल लोप्सिन का, ठीक है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर विली मौजूद होते हैं? यकृत में, छोटी आंत में, नेत्र में और वक में। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर के छोटी आंत में अंकुर यानी विली है वो मौजूद होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है गुर्दों में, फेफड़ों में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। अगर राइट आंसर की बात करें तो प्रोट जो वसा का जो पाचन है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधित प्रतिक्रिया और घ्राण यानी सूंघने संबंधित प्रतिक्रिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। जो स्वादिष्ट भोजन को देखकर है वो मुंह में पानी आ जाता है यानी खाने का मन करता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच है वो इतने से कम में हो जाता है? 5.7 से कम, 5.5 से कम, 5.6 से कम और 5.4 से कम। अगर अपन दांतों की बात करें, अगर मुंह में आपका जो पीएच है वो कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाता है तो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आपका हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किस में? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में और वसा युक्त अम्ल में। पाचन के बाद की बात कर रहा है तो पाचन के बाद ग्लूकोज में है वो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है, अनपचयन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है या निस्तापन कहा जाता है? पित्त के कार्य को पायसीकरण बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 1976 में, 2 जनवरी 1980 में, 1 अक्टूबर 1976 में और 2 अक्टूबर 1975 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का यूज, उपयोग और भंडारण कैसे करता है। हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है, फेफड़ों का ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए हो जाएगा। इंसुलिन नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। अगला जो क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, पित्ताशय में, यकृत में और अग्नाशय में। तो राइट आंसर की बात करें लेंगरहैंस के आइलेट्स की तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े। कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और अचेतक ग्रंथि। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय होता है, ये रजो निवर्ती का कारण बन सकती है, युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना चाहिए और ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ये हार्मोन असंतुलन कर सकती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, हार्मोनल असंतुलन ये पैदा कर सकती है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रजनन प्रक्रिया और अंगों का ज्ञान है, हैजर में बच्चे के लिंग का निर्धारण, सुरक्षित व प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, यौन संक्रमित रोग की रोकथाम। तो अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये गलत है। हैजर में बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्त्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है, शिशु को क्या करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व है, रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है, निद्रा देता है और विकास के लिए पोषण देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसीलिए नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि का जो निकलने पहले स्त्राव को पिलाया जाता है। उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं।
गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। यौन प्रजनन, युग्मक अनिषेक और एक किशोरावस्था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? भ्रूण का आकार घटता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार बढ़ता है और कोशिका का कार्य घटता है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका का आकार है वो घट जाता है। परकनली शिशु यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो क्या है? डिम का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परकनली में विकसित होता है। गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। डिम का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही विकसित होता है। डिम का निषेचन परखनली में होता है लेकिन गर्भाशय में विकसित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा कि जो डिम होगा उसका निषेचन तो परखनली में होगा लेकिन जो इसका विकास होगा वो माता के गर्भाशय में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा, शुक्राणु, बीजांड और अंडाशय। अपन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, मादा प्रजनन कोशिका। निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? सेब, दालें, पत्तेदार सब्जियां और खाद्यान्न। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। आगे बढ़ते हैं। डेंगू के कारण होता है, किसके कारण होता है? सूत्रकृमि के, कवक के, विषाणु के, जीवाणु के। आप सभी को पता है कि जो डेंगू है वो विषाणु के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, यानी एक विकल्प गलत दिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टिटनस जीवाणु से होता है, खसरा जीवाणु से होता है, टाइफाइड है वो जीवाणु से होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो दे रखा है ऑप्शन है बी, खसरा है वो जीवाणु से होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन है सी हो जाएगा कि जो खसरा जीवाणु से नहीं होता, ये इन्होंने असुमेलित है वो दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 14 फरवरी और 8 मार्च को। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए आ जाएगा। विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निमोनिया की सूजन के कारण होता है, यानी निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय और मस्तिष्क। तो आप सभी को पता है कि निमोनिया में फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? पानी की, प्रकाश की, हवा की और ताप की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अंकुरण होता है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वृद्धि के लिए होती है। 1 ग्राम वसा है वो कितनी जो ऊर्जा है वो देती है? 17 किलो जूल ऊर्जा, 30 ग्राम ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा और 4 आगे ये दिया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो 1 ग्राम वसा से मिलती है। जन्म के समय है वो लड़की का वजन कितना होना आवश्यक है? 2.5 किलो, 3.3 किलो, 4 किलो और कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि लड़के का जो जन्म के समय वजन है वो कितना होना चाहिए। इनमें से तो राइट आंसर नहीं है। वर्दी निगरानी चार्ट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? नाटो के द्वारा, हु के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर हम वर्दी निगरानी चार्ट की बात करें तो ये आपके डब्ल्यूएचओ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर आपको याद हो तो थ्योरी की क्लास में मैंने वर्दी निगरानी चार्ट आपको अच्छे से समझाया था, 3 पार्ट करके भी उसके बताए थे कि 3 पार्ट में ऐसे ऐसे डब्ल्यूएचओ है वो अपने वर्दी निगरानी चार्ट है वो जारी करता है। बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए कौन सी योजना केंद्र द्वारा चलाई जा रही है? इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, इंदिरा पेंशन योजना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सी भी योजना है वो बेसहारा औरतों के लिए नहीं चलाई गई। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसडीजी में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है?
12, 13, 14 और एक कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डी। शिशु मृत्यु दर के क्या कारण होते हैं? एस्फिक्सिया, समय पूर्व जन्म, संक्रमण और उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर के कारण ये तीनों के तीनों है। शिशु मृत्यु दर आज सर्वाधिक बना हुआ है, इसका प्रमुख कारण क्या है? एस्फिक्सिया, समय पूर्व जन्म, संक्रमण और इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमण है वो शिशु मृत्यु दर का आज सर्वाधिक बड़ा और प्रमुख कारण बना हुआ है। प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई होती है ट्रोफोब्लास्ट, कोटिल्डन, एम्ब्रियोब्लास्ट और मेसोडर्म। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, कोटिल्डन है वो प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई है। यदि शिशु की मृत्यु जन्म के 1 साल के भीतर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु और उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो उसे शिशु मृत्यु कहेंगे। अगर 1 साल के भीतर है उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु की मृत्यु जन्म के 5 वर्ष के भीतर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो वो शिशु मृत्यु होगी ना नवजात शिशु मृत्यु, यानी राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। विटामिन की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? संतरा और गहरी हरी सब्जी, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, मांस, मछली, दूध और दूध के बने उत्पाद। अगर विटामिन की बात करी जाए उसकी पूर्ति के लिए तो इसमें से आपको बताना है। तो ये चारों की चारों चीजें है वो विटामिन की पूर्ति करती हैं, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला अपना क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को कैसे सोने की सलाह दी जाती है? पीठ के ऊपर यानी पीठ के बल, पेट के बल, दाईं ओर करवट लेकर या बाईं ओर एक करवट लेकर। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है बाईं ओर करवट लेकर उन्हें सोने के लिए कहा जाता है या फिर सलाह दी जाती है। शाकाहारी गर्भवती महिला को दैनिक प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? 45 ग्राम मूंगफली और 2 कप दाल, 45 ग्राम मूंगफली या 2 कप दाल, सेमी हो गए तो 2 अंडे और दूध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 45 ग्राम मूंगफली और 2 कप दाल है वो शाकाहारी गर्भवती महिला को हर डे प्रोटीन की पूर्ति के लिए खाना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि IFA की गोलियां गर्भावस्था कितने माह से शुरू की जाती है? 3 माह, 4 माह है, 6 माह है और 7 माह है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माह है। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़ेंगे और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के पेट की जांच करने से आंकलन किया जाता है खून की कमी का, गर्भस्थ शिशु की बढ़त का, एल्ब्यूमिन का और उपरोक्त सभी का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भस्थ शिशु की बढ़त का है वो पता लगाया जाता है या जांच की जाती है। गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन बढ़ता है 9 से 11 किलो, 2 से 4 किलो, 3 से 5 किलो और 5 से 8 किलो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है? 100, 200, 500 और 700। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। फोलिक एसिड की 100 गोलियां एक प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं से, किशोरियों से, सभी प्रकार की हिंसा पीड़ित महिलाओं से। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। यदि 6 से 12 माह शिशु माँ का दूध पीता है तो उसे दिन में बार एक एक कटोरी दूध में मिलाकर मछली, रोटी या भात या ब्रेड देना चाहिए। कितनी बार? दिन में कितनी बार है वो एक एक कटोरी दूध में मिलाकर मछली, रोटी, भात या ब्रेड देनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? 3 बार, 8 बार, 5 बार या 7 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 बार। ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर किस फंड से संचालित होते हैं? निर्भया फंड, सबला फंड, किशोरी फंड या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्भया फंड से संचालित होते हैं।
मिशन इंद्रधनुष के तहत किन बच्चों को टीके लगाए जाते हैं? टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों, नवजात शिशु, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं तो दोनों ही आएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। यानी जो टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे वो भी आएंगे और नवजात बच्चे भी आएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को दूसरी किस्त गर्भ से कितने दिवस के भीतर दी जाती है? 180, 240, 365 और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 180 दिन के भीतर दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? महिला बाल विकास विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन है वो कितना होता है? 408 ग्राम, 508 ग्राम, 600 या 450 ग्राम? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 508 ग्राम वजन है वो प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन है वो होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी 508 ग्राम। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है कि अबॉर्शन का वह प्रकार जिसे साइलेंट मिसकैरेज कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर क्या होता है वो होता है मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। स्तन की बीमारियों ब्रेस्ट कैंसर का पता किस स्टैंडर्ड मेथड से लगाया जाता है? सोनोग्राफी, थर्मोग्राफी, मेमोग्राफी और इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपके मेमोग्राफी से। किससे? मेमोग्राफी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मेमोग्राफी। मेमोग्राफी। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, कौन सा इन्फेक्शन महिलाओं में मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी है? एचआईवी, गोनोरिया, क्लामीडिया और जेनिटल हर्पस? तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, क्लामीडिया है वो एसटीडी आता है महिलाओं में। मां के द्वारा बच्चे की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? लाइटनिंग, क्विकनिंग, इंगेनिंग और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्विकनिंग। क्या हो जाएगा? क्विकनिंग। एंटी डी आइसो आइसोम्यूनिजाइनेशन की रोकथाम हेतु डिलीवरी के बाद कितनी अवधि के अंदर आरएच देना चाहिए? 12 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे और 36 घंटे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 72 घंटे के अंदर है वो आरएच डी देना चाहिए। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक बैग, लोहे का बर्तन, फल का छिलका और डीडीटी? तो आप सभी को पता है कि जो जैव निम्नीकरण है वो है फल का छिलका। ना तो प्लास्टिक बैग है, ना लोहे का बर्तन है, ना डीडीटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ इम्यूनेसेंसरी में काम में लेते हैं? कोबाल्ट 60, आयोडीन 152, फोस्फोरस 32 और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आयोडीन 152। इनमें से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? जिंक, आयरन, कॉपर और लेड? तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन है सी, कॉपर है वो भारी धातु विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। गर्भावस्था में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है? सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरिन और इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरम में फेरिटिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। शिशु अवधि कितनी होती है? जन्म से 28 दिन तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक और जन्म से 5 वर्ष तक? तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है जन्म से 1 वर्ष तक शिशु अवधि रहती है। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कितना होना चाहिए? 22 ग्राम, 18 ग्राम, 10 ग्राम और 28 ग्राम? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 18 ग्राम है वो नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। खसरे की वैक्सीन को कितने तापमान पर है वो सुरक्षित रखा जाता है? तो वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सबसे पहले किस विटामिन की खोज है वो की गई थी? विटामिन ए, सी, के और ई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए की खोज है वो सबसे पहले की गई। गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव प्रसव की किस अवस्था में प्रारंभ होता है?
प्रथम अवस्था में, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में। तो आपका जो राइट आंसर होगा, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव है वो प्रसव की फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने पोषण एवं स्वास्थ्य की योजनाओं ज्ञान से आपको 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपनी खुद की जांच कर ली होगी कि आपने कितने क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चंस में से सही किए हैं। अब अपन बढ़ेंगे अपने ख पार्ट की ओर और जिसमें आपको शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद अपना पार्ट बी और आपका पार्ट ए का जो आपका ख पॉइंट है वो और पार्ट बी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपके ज्यादा मुश्किल वाले 105 क्वेश्चन होते हैं वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वो कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षणार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जरूर करता है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर ये भी करता है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति ये भी है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई सीखता है किसी चीज को तो ये तीनों चीजें हैं वो सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और इनमें से कोई नहीं। जब शिक्षण प्रक्रिया ने सीख रहे हैं तो उसमें आश्रित चर है अभ्यर्थी या विद्यार्थी। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार में किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सृजनात्मक। संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा और लेखन। अपन बात करें संप्रेषण कौशल की तो उसमें बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा और लेखन चारों चीजें आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए या सभी, यानी ये सारे के सारे प्रकार की समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर और बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो समीपस्थ है वो है आपके समीप में ऑप्शन है डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी हो जाएगा। अपन आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से रिलेटेड नहीं है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन और मौन वाचन से। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिभावक कथन से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित क्या करता है? जब उसको बोला जाता है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं तो सभी ही सोचेंगे कि इजी वे कौन सा होता है। तो यानी कौन कौन से डिफरेंट इसके वे होंगे जिसको हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावटें विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये चारों चीजें करती हैं, यानी एक दो तीन चार जिसमें होगा वो राइट होगा, यानी ऑप्शन ए है वो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष,
परिस्थिति और नैतिक आदर्श। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों में कलात्मक वस्तु बनाता है तो ये क्या दर्शाता है? कि वो प्रतिभाशाली है, दार्शनिकता, सृजनशीलता और एक कुशलता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान में शिक्षण, प्रोत्साहन और इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगी ये सारी चीजें हैं वो की जानी चाहिए अध्यापक के द्वारा। बाल अपराध का कारण है माता पिता में कलह रहना, अनबन होना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना और समृद्ध परिवार। तो बाल अपराध का कारण आपको पता है कि इसमें ऑप्शन ए होगा, माता पिता में अनबन और कलह का कारण। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अवधान संबंधित विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। बाल अपराधियों का करते हैं विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, विद्यालय के प्रति अरुचि दिखाना, गृह कार्य न करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल अपराधी है वो विद्यालय की सामग्रियों को नुकसान पहुंचाएगा। वह प्रशिक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभ बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है वो कूट संकेतन, भूल भुलैया, वस्तु संकलन या ब्लॉक निर्माण। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूले भुलैया। और लास्ट क्वेश्चन है, असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य में परिवर्तित हैं, सामान्य से परिवर्तित है, सामान्य से निचले स्तर के हैं, सामान्य से उच्च स्तर की है और अतिरिक्त शैक्षिक सेवाएं चाहते हैं तो वो सामान्य से परिवर्तित होते हैं। ये हमने अपने आपके 20 क्वेश्चन है वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं विकास से रिलेटेड कर लिए। इससे टोटल हमने 105 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं जो कि आप सभी के नए सिलेबस से थे, जो कि बहुत कम बच्चों के ये कवर होते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक है वो जरूर देना। अब अपन मिलते हैं मार्च करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।